सीआरपीसी के अंदर जो आज का लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये है कि आज क्रिमिनल ट्रायल का ट्रायल क्रिमिनल किस तरह से होता है सेशन अदालत के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल मुलज़िम का किस तरह से किया जाता है। तो ये एक जो केस होता है किस तरह से चलता है सम बाज़ शायद कुछ लोगों के लिए अजीब लगे कि हाई कोर्ट के अंदर शायद ट्रायल नहीं होता। देखें, हाई कोर्ट के अंदर भी ट्रायल होता है। तो उसका प्रोसीजर पीसीआरपीसी के अंदर दिया गया है। तो सेशन कोर्ट में किस तरह से मुकदमात चलते हैं, ये बिल्कुल जिस तरह से सीआरपीसी के अंदर मेंशन है उसी तरह से जो है वो कार्रवाई होती है। उसी तरह से कंप्लेंट आती है या जो है प्रोसिक्यूशन केस लेके आती है। फिर उस पर जो है एविडेंसेस कलेक्ट की जाती हैं। एविडेंसेस के बाद मुलज़िम को जो है फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर उस पर सेंटेंस पास होती है। तो लेकिन इसकी कुछ जो है पूरे का पूरा ट्रायल जो है उसको मैं सम अप करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको उसकी थोड़ी समरी बता दूँगा ताकि आपके लिए आगे जाके चीज़ों को समझना आसान हो। तो समरी से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और उसमें जो है वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ सही समझ आती वो पूछें। अगर आपका कोई अपना टॉपिक है तो वो आप चाहते हैं उस पर वीडियो वो मुझे कमेंट कीजिए, या अगर आपकी कोई प्रोपोज़िशन है तो वो भी उसमें डिस्कस कीजिए। मैं देखिए मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं, मैं सबको उस पर आंसर करता हूँ। तो उससे अब आते हैं केस जो है अपनी वीडियो की तरफ। तो उसमें जो है क्रिमिनल ट्रायल जो सेशन कोर्ट के अंदर है वो स्टार्ट किस तरह से होता है। मैं भी सबसे पहले आपको सिर्फ़ एक समरी बताने लगा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकि आप इस समरी को अगर अपने जहन में रखेंगे तो आगे आपके लिए सारी की सारी चीज़ों को समझना आसान होगा। देखिए, क्रिमिनल ट्रायल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ़ बारीक बीनी से इसको समझने की ज़रूरत होती है और ना ही इसमें जल्दी करें। जब भी आप इसमें जल्दी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बल्कि गुडमुड हो जाएंगी। तो इसको आसानी से जो है वो बताने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, सबसे पहले दो तरह से केस स्टार्ट होता है। एक जो है पुलिस की तरफ से जब चालान पेश होता है तब केस शुरू होगा एफआईआर के बाद। एक होता है जब एफआईआर नहीं हुई तो सीधा कंप्लेंट की है और वो कंप्लेंट केस चलता है। इन दोनों में सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी कार्रवाई बिल्कुल वैसे की वैसे होती है जैसे कि 265 सीआरपीसी में मेंशन की गई है। तो एक तो ये कि स्टार्ट किस तरह से हुआ, फिर उसके बाद रिकॉर्ड के लिए कॉपियाँ दी जाती हैं, वो कॉपियाँ आगे मुल्ज़मान को फ़राहम की जाती हैं और फिर उनके बाद जो है अदालत मुलज़िम को तलब करके फिर उस पर चार्ज फ्रेम करती है। अगर वो चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे सेंटेंस होती है, यानी कि उसको एविडेंस है, सेंटेंस भी मिल सकती है। अगर वो चार्ज को नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर उसकी प्ली रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है कि वो अपने एविडेंस लेकर आए। तो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के बाद फिर मुलज़िम को कहा जाता है कि उसको कि वो अपनी एविडेंस लाए, गवाहान को पेश करे, शहादत लाए, कोई भी इसके पास डॉक्यूमेंट्री है तो वो भी वो लाए। तो उसके अलावा अगर ये जब गवाहियाँ हो जाती हैं तो अगर मुल्ज़मान ज़्यादा होंगे तो ऐसी सूरत में कार्रवाई किस तरह से होगी। और फिर उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस जब हो जाता है स्टार्ट, तो उसमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो आपने मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद ये कि अगर मुल्ज़मान अपनी शहादत नहीं पेश करते या पेश कर देते हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन को कहा जाएगा कि वो अपना केस सम अप करे। इसी तरह से जब प्रोसिक्यूशन केस सम अप कर लेगी तो फिर मुल्ज़िम को कहा जाएगा कि वो अपना केस सम अप करे। जब दोनों तरफ से केस सम अप हो जाता है तो फिर अदालत जो है उस पर अपने आर्ग्यूमेंट्स लेती है फ़ाइनल, और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद सेंटेंस पास करती है। अगर मुल्ज़िम को पिछले इसी तरह से कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, यानी कि ऐसे ही किसी इल्ज़ाम के अंदर वो पहले से उसको सज़ा मिली हुई है, तो उसकी सज़ा मज़ीद सख्त होगी। लेकिन उससे पहले उससे पूछा जाएगा मुलज़िम से कि अग तुम्हें इससे पहले सज़ा हुई है या नहीं। अगर वो इनकार कर देता है और लेकिन रिकॉर्ड मिल जाता है जिसके मुताबिक ये ज़ाहिर हो जाता है कि इस बंदे को पहले सज़ा हो चुकी है, तो फिर अदालत मज़ीद एविडेंस लेगी और एविडेंस लेने के बाद उसकी प्ली रिकॉर्ड करेगी और उसको सज़ा सुनाएगी। हाँ, अगर केस बनता ही नहीं है, सब के बाद शहादतों के बाद अगर ये देखे
अदालत मुल्ज़िम को एक्विटल भी दे सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट तक केस जाए। सिर्फ एविडेंसेस के बाद भी अगर ये देखा जाए कि ये केस तो बनता नज़र नहीं आता, तो अदालत 265 के तहत, जो अक्सर आप देखते हैं क्रिमिनल ट्रायल में दरख्वास्तें दे दी जाती हैं, तो वो किस स्टेज पर देते हैं ये हम आगे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसकी डिटेल की तरफ मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 265 ए CRPC ये कहता है कि कोई भी केस जो FIR के बाद शुरू होता है, तो वो केस जो होता है उसको प्रोसिक्यूटर जो है वो लीड करेगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें किसी केस के अंदर कोई लड़ाई हो गई है, किसी को फायर लग गया है, तो जो ज़ख्मी बंदे होते हैं वो बेसिकली प्रोसिक्यूशन की तरफ से होते हैं। उनका केस सरकारी वकील की तरफ से पुट अप किया जाता है, ना कि वो खुद ब खुद जो है वो आके कार्रवाई करते हैं। तो ये फिर वो यानी कि एक्यूज़ की तरफ नॉमिनेट करेंगे। वो केस जो है चलान के ज़रिए 173 के CRPC के तहत जो चलान बनता है वो अदालत के अंदर आता है। फिर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है, जिस पर प्रोसिक्यूटर से ये पूछा जाता है कि वो कौन कौन से विटनेसेस को पेश करेगा। तो इसीलिए जो इस केस का स्टार्ट है FIR में, वो मैंने आपको बता दिया कि 265 ए के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन है। उसके बाद 265 बी CRPC ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर जो ट्रायल होता है, ये इसका तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है। यानी कि जिस तरह से सेशन कोर्ट के अंदर क्रिमिनल ट्रायल चलता है, उसी तरह से हाई कोर्ट के अंदर भी क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी जब क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होने लगता है तो वो क्या होता है। देखिए, ये चीज़ स्टार्ट होती है 265C के तहत। जब भी कोई बंदा केस करता है फौजदारी का, तो उसको क्या करना होता है, उसको फ़ोटो कापियाँ साथ लगानी होती हैं। किन चीज़ों की? पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की होती है वो, यानी उसमें एक FIR, दूसरी पुलिस रिपोर्ट, फिर 161 के तहत गवाहों के बयान, या 164 CRPC के तहत जो गवाहों के बयान होंगे उनकी कापियाँ, इंस्पेक्शन नोट। उसके अलावा जो IO ने, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जो अपना फ़र्स्ट विज़िट के दौरान रिकवरी नोट लिखे होते हैं वो, या इंस्पेक्शन नोट लिखे होते हैं वो। उसके अलावा फिर अगर, हाँ, इसमें एक चीज़ की कंडीशन है कि मुल्ज़िम को 164 या 161 या कोई भी इंस्पेक्शन नोट, उनमें कोई ऐसी बात ना हो जो मुफाद आमा के ख़िलाफ़ हो, तो वो सिर्फ़ उसको हिस्सा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी हर चीज़ की जो उसके ख़िलाफ़ केस बन चुका होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स ये प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मुल्ज़मान एक से ज़ायद हैं, तो सब को, जितने मुल्ज़म होंगे उतनी ही FIR की कापियाँ, उतनी ही पुलिस रिपोर्ट की कापियाँ, उतनी ही 161 के जो गवाहों के बयान होंगे वो, 164 के गवाहों के बयान, इंस्पेक्शन नोट, रिकवरी नोट, ये सारे के सारे जितने मुल्ज़म होंगे उतनी ही कॉपियाँ उसमें लगेंगी। अब आ जाते हैं आगे के जो कंप्लेंट केस होता है, तो ये 265C2A के तहत जो है वो फ़ाइल होगा। और इसके अंदर भी यही होगा कि जो पिटीशन होगी, यानी कि जो दरख्वास्त दी जाएगी, उसके अंदर कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं। यानी कि अगर कोई बंदा कंप्लेंट करता है तो उसको कंप्लेंट में क्या करना है, उसको कंप्लेंट करते हुए जो उसने दरख्वास्त देनी है, उस दरख्वास्त के अंदर वो 3-4 चीज़ें लाजमी लिखेगा। मसलन उसको बताना पड़ेगा कि इल्ज़ाम क्या है, यानी उसको सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, यानी कि जो मवाद अल्ज़ाम है वो गवाहों के नाम और शहादत का ख़ुलासा जो वो उसने ट्रायल के दौरान पेश करनी है। यानी कि जब आपने कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेनेंट को लिए ज़रूरी है कि वो इल्ज़ाम बताए कि क्या है, और बताए कि इन गवाहों ने वो जुर्म देखा था। फिर उसके अलावा उसके वो शहादत का भी थोड़ा सा ज़िक्र करे कि ये वो शहादत है जो मेरे पास है, जिसको मैं अपने केस के लिए पेश करूँगा। तो ये जब 204 CRPC के तहत इशू ऑफ द प्रोसेस होगा, तो इसमें भी जितने मुल्ज़मान होंगे उनको उतनी ही कापियाँ और उतने ही कागजात फराहम किए जाएंगे। तो अब उसके अलावा आ जाते हैं 265D पर, यानी कि जब ये फ़ोटो कापियाँ पेश कर दी गई तो अगला मरहला इल्ज़ाम का है, यानी चार्ज फ्रेम का है।
तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो होती है वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर वो 265 डी के तहत होती है। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें ये होता है कि पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट यानी कि एफआईआर वगैरह या जो 173 का चलान है वो, या कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट की है उसके तमाम दस्तावेज़ात के मुताले के बाद अगर अदालत ये राय रखे कि इस ट्रायल के चलने की कोई ग्राउंड हैं, यानी अगर अदालत ये समझे कि ये ट्रायल आगे चलना चाहिए, तो फिर अदालत जो है उस पर चार्ज लिखेगी, यानी कि मुलज़िम को फ़र्द जुर्म आयद करेगी। लेकिन उससे पहले अदालत ख़ुद सारे रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद अगर इस नतीजे पर पहुँचे कि ये तो ट्रायल चलता नज़र नहीं आता, तो वो इल्ज़ाम ही आयद नहीं करेगी, केस वहीं पर डिसमिस हो सकता है। अब आगे आ जाएं, अगर तो ये अदालत समझती है कि चार्ज फ्रेम होता है और वो चार्ज आयद भी कर देती है, तो फिर 265 ई के तहत अदालत को जो है वो अंदर क्या करते हैं कि इल्ज़ाम जो होता है वो मुलज़िम को पढ़ कर सुनाया जाता है। जब मुलज़िम पेश होता है तो मुलज़िम को वो इल्ज़ाम पढ़ कर सुनाया जाता है और उसकी वजाहत भी की जाएगी और उससे फिर पूछा भी जाएगा मुलज़िम से कि क्या वो ये इल्ज़ाम कबूल करता है या वो इसमें अपना दफ़ा करेगा। लेकिन अगर तो मुलज़िम जो होता है इल्ज़ाम कबूल कर लेता है, तो फिर उसकी प्ली जो होती है उसको रिकॉर्ड करके अदालत सज़ा सुना देगी। तो अगर वो नहीं करता तो फिर आगे कार्रवाई डिफरेंट हो जाएगी, जो कि फिर मरहला 265 ई के तरफ जो एफ़ की तरफ चला जाएगा, जिसके तहत फिर शहादत को लिया जाएगा। यानी कि अगर मुलज़िम कबूल ही नहीं करता कि उस पे जो इल्ज़ाम लगा, जो उसने उसको सुनाया गया, तो ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा क्रिमिनल जो सेशन कोर्ट के अंदर ये जो कार्रवाई होती है इसको बाकायदा लिखा भी जाता है। तो ये मैं अपने जब प्रैक्टिकल वर्क शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो उसमें ये दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से 3-4 सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं, जिनको इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है और जो मुलज़िम ने जवाब दिए होते हैं वो उसके इंग्लिश के अंदर लिखे हुए जाते हैं, जिसके तहत ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो 265 ई की कार्रवाई थी वो की गई है। तो अब अगर वो ये समझती हैं कि जब मुलज़िम इनकार कर देता है, तो फिर 265 एफ़ के तहत जो है शहादत होती है। वो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की शहादत होगी। अदालत जो है अगर मुद्दई अदालत है, यानी हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर कोई ऐसा केस है जो अदालत की तरफ से शुरू किया गया है, तो वहाँ पर अदालत पाबंद नहीं है कि वो कंप्लेनेंट को सुने। तो बाकी दूसरी अगर हालत होगी तो अदालत जो है वो कंप्लेनेंट को सुनेगी और फिर उससे शहादत लेगी, यानी कि एविडेंस लेने से पहले प्रोसिक्यूशन जो होता है उससे मुद्दई का बयान लिया जाता है, उसको सुना जाता है, उसके बाद उसकी जो है वो शहादत शुरू होती है। तो ये जो है आगे दूसरा मरहला आता है 265 F2 के तहत। 265 F2 के तहत जो है वो यही चीज़ है कि अगर सरकारी वकील से या जो प्रोसिक्यूट जो होता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से बंदा, अदालत उसके जो है वो नाम तलब करेगी कि उन बंदों को लाया जाए जिनको इस मुकदमे के हक़ाइक़ का इल्म है, और तलब करने के बाद फिर उनको शहादत उनसे लेगी। यानी कि अदालत जब भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस्तगासा की तरफ से शहादत लेना चाहती है, तो वो पहले जो है प्रोसिक्यूशन से पूछेगी कि आप बताएं किन लोगों का आप नाम लेना चाहते हैं कि वो विटनेस के तौर पर आएंगे, क्योंकि उन लोगों को इस मुकदमे के फैक्ट्स मालूम हैं। तो वो नाम देंगे और उसके बाद फिर अदालत उनको शहादत के लिए तलब करेगी। उसके बाद 265 F3 है, जिसके तहत अगर अदालत ये समझे कि किसी भी शख्स को तलब करना ये सिर्फ़ और सिर्फ डिले करना है, या फिर इससे जो है इंसाफ की फ़राहमी में ताख़ीर होगी या इंसाफ से महरूमी हो सकती है, तो ऐसे ग्राउंड्स को रिकॉर्ड करके अदालत ऐसे मुलज़िम ऐसे विटनेस को तलब करने से
इनकार कर देगी। यानी कि अदालत पाबंद नहीं है कि जितने भी प्रोसिक्यूशन ने बंदे बताए, प्रोसिक्यूशन 10 बंदे बता देती है, अदालत समझती है कि इसमें से 6 तो बंदे बिल्कुल फजूल हैं, इनको तलब करने का मतलब है कि ये तो ट्रायल लंबा चलता जाएगा, और जबकि इनसे शायद कोई एविडेंस भी ना सामने आ सके। तो ऐसे लोगों को अदालत पाबंद नहीं है कि उनकी शहादत ले, लेकिन अदालत को यहाँ पर ग्राउंड्स लिखने होंगे कि अदालत किस वजह से इस नतीजे पर पहुँची कि ये जो गवाहान हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 265 F4 है कि अगर जब यूँ जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो गई तो अब मुल्ज़म जो होता है, एक्यूज़ होता है, उसकी जो है वो गवाही शुरू हो जाएगी। तो ये मुल्ज़म के मुआयने के बाद अदालत मुल्ज़म से, यहाँ पर देखें जिस तरह से प्रोसिक्यूशन से यानी कि मुद्दई से आप समझ लें कि पूछा गया था, तो फिर बाद में यानी कि उसकी एविडेंस शुरू हुई थी, इसी तरह से पहले मुल्ज़म का बयान लिया जाएगा और फिर बाद में उस मुल्ज़म से पूछा जाएगा कि क्या वो शहादत पेश करना चाहता है। अगर वो कहेगा कि हाँ जी मैं शहादत पेश करना चाहता हूँ, तो फिर जो है वो आगे शहादत चलेगी। लेकिन उससे पहले अगर मुल्ज़म से एक और बात पूछी जाएगी कि अगर क्या वो किसी भी किस्म का तहरीरी बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाना चाहता है, तो वो फिर अदालत उस पाबंद होगी कि उसका बयान रिकॉर्ड करे और उस बयान रिकॉर्ड को फ़ाइल के अंदर लगाया जाएगा। इसी तरह से फिर आगे चलेंगे तो मुल्ज़म से शहादत, अगर मुल्ज़म एक हो या एक से ज़ायद हो तो और वो शहादत देना चाहें तो मुल्ज़म अपने दिफा में अदालत के अंदर शहादत दे सकता है। अब ये कि जब मुल्ज़म की शहादत हो या मुल्ज़म से ज़ायद जो है मुल्ज़म ये चाहे कि जनाब मुझे जो है वो दरख्वास्त दें कि वो किसी गवाह को ख़ास को तलब करना चाहते हैं, वो कोई कागज़ात पेश करना चाहते हैं या वो कोई और चीज़ अपने केस के दिफा के अंदर पेश करना चाहते हैं, तो अदालत उसको इजाज़त देगी कि वो अपने डिफेंस के अंदर या अपनी शहादत में किसी ख़ास किस्म के डॉक्यूमेंट्स या कोई ख़ास जो है विटनेसेस या कोई ख़ास चीज़ों को तलब कर लें। तो यहाँ पर इशू ऑफ द प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। तो अगर अदालत ये समझे कि ऐसे गवाहों को या ऐसे कागजात को या ऐसी चीज़ों का पेश तलब करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डिले करना है या फिर इससे इंसाफ की जो है महरूमी की तरफ लेके जाना है, तो फिर अदालत अपने इनकार की वजह उसी तरह से बयान करते हुए जो है रिफ्यूज़ कर देगी ऐसे गवाह की, यानी कि मुल्ज़िम की तरफ से ऐसी तलबी को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद ये कि अब अदालत जब देखती है कि 265 जी के तहत अगर मुल्ज़म या मुल्ज़मान शहादत ना दे, तो अदालत सिर्फ़ अकेले मुल्ज़म का मुआयना करने के बाद प्रोसिक्यूटर से कहेगी कि वो अपने मुकदमे को सम अप करे, जिसके बाद मुल्ज़म अपना जवाब रिकॉर्ड कराएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं अगर डिफेंस की तरफ से हों, यानी कि कोई डिफेंस केस आ जाता है, तो अब उसमें यानी कि जिस तरह से पहले कहा गया था कि प्रोसिक्यूशन अपना केस सम अप करे, तो बाद में इसी तरह से मुल्ज़िम से कहा जाएगा कि वो अपना केस सम अप करे, और अगर वो शहादत नहीं देना चाहता या उसकी तरफ से कोई और बंदा शहादत नहीं देना चाहता, तो अब उसको ख़त्म करे और मुकदमे का दिफा जो है कंप्लीट करे। तो उसके बाद फिर जिसके बाद जब वो जवाब दे देगा, अपना सम अप मुल्ज़िम कर लेगा, तो उस पर प्रोसिक्यूटर उसको जवाब देगा। यानी कि जब भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर एविडेंस होती है, तो उसका एक छोटा सा रूल है, वो ये कि सबसे पहले अगर मुद्दई की शहादत होनी है तो मुद्दई का बयान लिया जाएगा और उसके एविडेंसेस होंगी, और एविडेंसेस के बाद उसको कहा जाएगा कि अब आप अपना एविडेंस क्लोज़ करें। एविडेंस क्लोज़ करने पर मुल्ज़म जो होता है वो उसका जवाब देता है। इसी तरह से जब मुल्ज़म की होने लगती है शहादत, तो मुल्ज़मान या मुल्ज़म से पहले बयान लिया जाता है, बाद में उनके गवाहों को तलब किया जाता है, और गवाहों से जब शहादत पूरी हो जाती है तो फिर उस पर उनको कहा जाता है कि अब आप अपनी शहादत कंप्लीट करें। जब वो अपनी शहादत कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस पर फिर सरकारी वकील या प्रोसिक्यूटर के जो तरफ से जो वकील होते हैं प्रोसिक्यूशन के, वो फिर उसको सम अप करके जवाब देते हैं अपना। तो अब आ जाता है मरहला 265 एच का।
जिसमें जो है वो क्या चीज़ होती है कि अगर इल्ज़ाम आयद होने के बाद अदालत ये देखे कि मुलज़म कसूरवार नहीं है, तो वो वहीं पर रिलीज़ का ऑर्डर जारी कर देगी। यानी अगर अदालत उसको कसूरवार नहीं समझती तो मुलज़म को रिहा कर देगी। अगर अदालत कसूरवार समझती है तो फिर 265 आई के तहत आगे कार्रवाई बढ़ाती है। अब 265 आई के तहत क्या चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि प्रीवियस कन्विक्शन देखी जाती है। वो प्रीवियस कन्विक्शन तो 221 सब सेक्शन 7 सीआरपीसी के तहत हो, यानी कि वहाँ पर देखा जाएगा कि मुलज़म इस तरह के पहले किसी जो है मुकदमे में मुलव्वस रहा है, तो उसको उस पर किस किस्म की सज़ा मिली थी। तो अगर तो उसको वो जो सज़ा मिली होगी तो उस पर फिर उसको ज़्यादा सख्त सज़ा देनी है या फिर कोई मुख्तलिफ सज़ा देनी है। तो अगर इस तरह की उसको सज़ा देनी है, यानी कि ज़्यादा सज़ा देनी है या कोई मुख्तलिफ सज़ा देनी है, तो उसको अदालत के लिए लाजमी है कि पिछली सज़ा के हक़ाइक़, उसकी तारीख़ और जगह का ज़िक्र करे। तो अगर ये चीज़ों का ज़िक्र नहीं करती और अदालत जो है वो ऑर्डर दे देती है इसको ज़्यादा सख्त सज़ा की, तो ये एक तरह से इरेगुलरिटी होगी जो आगे जाके फर्दर बड़ी अदालत के अंदर चैलेंज की जाती है। लेकिन अगर मुलज़म को कसूरवार समझे तो फिर जो हालिया सज़ा होगी उसको बढ़ाकर सज़ा दी जाएगी। तो लेकिन ये क्या है कि सज़ा रिकॉर्ड करते हुए मुलज़म की प्ली को ज़रूर दर्ज किया जाएगा। उसके अलावा अगर मुलज़म पिछली सज़ा को तस्लीम कर लेता है तो फिर उसको अदालत कानून के मुताबिक अगली सज़ा सुनाएगी। अगर वो पिछली सज़ा को तस्लीम नहीं करता तो अदालत उस पिछली सज़ा पर शहादत तलब करते हुए अपनी फाइंडिंग देगी और फिर उसको सज़ा सुनाएगी। उसके बाद आ जाते हैं 265 जे पर। ये 265 जे से मुराद ये है कि अगर कोई बयान जो हैं 161 के 164 के तहत गवाहों के बयान हुए थे और वो गवाहों के जो बयान थे वो मुलज़िम के नोटिस में भी आए, मुलज़िम को मौका मिला कि वो ऐसे गवाहों के ख़िलाफ़ क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी कर सके। तो अगर उसने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कर लिया, उसको नोटिस भी हुआ, उसके पास मौका भी था, तो फिर उसके बाद जो है अदालत ऐसे गवाहों को बतौर विटनेसेस तलब कर लेगी और उनकी एविडेंस जो होगी वो एक बाकायदा एविडेंस तस्वुर की जाएगी जो आगे हमेशा क्रिमिनल केस के अंदर इस्तेमाल होती रहेगी तमाम मकासद के लिए। यानी कि ऐसे 164 के बयान जिनका नोटिस अक्यूज़ को हो और जिस पर अक्यूज़ को मौका मिला हुआ हो कि उस पर वो क्रॉस क्वेश्चन कर सके, अपना दिफा कर सके, तो ऐसे बयानात रिकॉर्ड अगर हो गए हों इन शराइत के तहत तो उनको बतौर एविडेंसेस इस्तेमाल किया जा सकता है अदालत में उनको तलब करके विटनेस बॉक्स के अंदर। उसके बाद 265 के आ जाएगा कि ये होता है कि बेसिक ये 265 के अक्सर लगा ली जाती है और अक्सर ख़ारिज भी हो जाती है। जो ख़ारिज होने की वजूहात हैं वो देखें यहाँ पर पहले लिखी हुई हैं कि अदालत कहती है कि प्रोसिक्यूटर और मुलज़म को सुनने के बाद अपनी वजूहात रिकॉर्ड करेगी और अगर अदालत ये समझेगी कि इसकी सज़ा का इम्कान नहीं है तो फिर अदालत ऐसे मुलज़िम को अक्विटल दे सकती है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूटर को सुनने से पहले, मुलज़िम को सुनने से पहले आपने 265 के की दरख्वास्त दे दी तो वो दरख्वास्त ख़ारिज हो जाएगी। तो इसलिए अक्विटल अगर 265 के तहत लेना है तो उसके लिए आपको ये 3 शराइत का पूरा करना ज़रूरी है कि यानी कि प्रोसिक्यूटर को भी अदालत सुने, मुलज़िम को भी अदालत सुने और उसमें प्रोबेबिलिटी इम्कान ना हो सज़ा मिलने का। तो फिर आपकी 265 के तहत एप्लीकेशन राइट होगी और आप अपने मुलज़िम को वहाँ से बरी करवा लेंगे। अब आ जाते हैं आगे, लास्ट सेक्शन है 265 है कि हाई कोर्ट जो है अगर ट्रायल के दौरान यानी कि हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है और अभी सज़ा नहीं हुई तो प्रोसिक्यूटर जनरल का यहाँ पर इख्तियार है कि वो अदालत को जाकर ये कह दे कि वो इस केस की जो है अंदर मुलज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उस मुकदमे की कार्रवाई को वहीं पर रोककर मुलज़िम को वो जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर लफ्ज़ डिस्चार्ज का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर लफ्ज़ रिलीज़ नहीं है, यहाँ पर लफ्ज़ एक्विटल नहीं है।
तो और आगे बल्कि मज़ीद इसकी वजाहत भी कर दी गई है कि ऐसा डिस्चार्ज जो है वो अक्विटल हरगिज़ नहीं होगा। यानी कि ये एक थोड़ा सा बारीक फ़र्क है जिसको मैं यूँ समझा देता हूँ कि इस तरह के जब मुलज़म को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस मुलज़म ने कोई गुनाह किया ही नहीं था, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसको डिस्चार्ज हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोसिक्यूशन की तरफ से कार्रवाई ना करने पर। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुलज़म ने कोई कसूर किया ही नहीं था। तो ये एक जो है वो क्रिमिनल ट्रायल है। अगर आपने पहले इस बेसिक्स को समझ लिया, अगर आपने इस प्रोसेस को पहले अंडरस्टैंड कर लिया, तो बाद की बारीकियां आप इसके ऊपर खेल सकते हैं। अगर आपने इसी को नहीं समझा तो फिर आगे आपका क्रिमिनल ट्रायल के अंदर या केसेस के अंदर चलना बेहद मुश्किल है। मैंने इसके अंदर आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताई हैं, अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो आपका केस जो है वो किसी भी तरफ से स्ट्राइक आउट हो सकता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो सेशन और हाई कोर्ट के अंदर है, और ये सारी की सारी 200 कार्रवाई जो है 265 ए से लेकर 265 एल तक कंप्लीट होती है। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।